नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। ठीक ना। बहुत ही दोस्तों डेप्थ में हम एक एक पॉइंट को डील कर रहे हैं। मैं कोई भी फैक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैं छोड़ नहीं रहा हूं। इसके अलावा और भी मैं लिंक करके दोस्तों कुछ नया कंसेप्ट भी देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक ना। इसी के कड़ी में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या है आज का हमारा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों? तो समझिए क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक। और ग्रामीण है ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी होता है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी होता है। लेकिन हमको शहरी को नहीं पढ़ना है दोस्तों, हमको यह शहरी वाले को नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्रामीण को पढ़ना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक। हमारा जो भारत है, ग्रामीण भारत और शहरी भारत, हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो भागों में, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, शहरी भारत और ग्रामीण भारत। क्योंकि ग्रामीण विकास का टॉपिक है तो ग्रामीण के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक ना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को पढ़ने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपका मैं बिल्ड कर दूं, उसके बाद इस टॉपिक पे हम आएंगे। ठीक। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम सीधा प्रतिवेदन पर आएंगे। ठीक। चलिए आते हैं, हम क्या कहते हैं हमारा कंसेप्ट, इसको समझ लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का, हम सभी का दोस्तों जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मौलिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक दोस्तों, मकान मतलब आवास, और आवास पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। आवास पाने का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक ना। मतलब आवास एक मूलभूत आवश्यकता में से एक है। बिना आवास के दोस्तों हम अपने भौतिक विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। यदि हम अपने भौतिक विकास की परिकल्पना करना चाहते हैं या हम भौतिक विकास की वकालत करना चाहते हैं तो मकान का होना आवश्यक है, आवास का होना आवश्यक है। बिना आवास के हम भौतिक विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसी कड़ी में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की आधी से ज्यादा आबादी गरीब तबके के हैं दोस्तों, और इनके पास पक्का मकान नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जो आवासहीन हैं, जिनके पास आवास ही नहीं है, और कई परिवार ऐसे हैं जिसके पास पक्का मकान नहीं है, झोपड़ी है। ठीक ना। तो ऐसे परिवार को टारगेट करते हुए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में, राजीव गांधी सरकार ने मेरे प्यारे बच्चों 1985 में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया। इंदिरा आवास योजना की शुभारंभ किया। इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया पहली बार 1985 में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। अब पुराने समय के व्यक्ति से या अपने मम्मी पापा से पूछना, उन लोग बोलते थे क्या का नाम इंदिरा आवास आए है, ऐसे बोलते थे पहले, इंदिरा आवास आए है, इंदिरा आवास में करना मांगे है, इंदिरा आवास के पैसा है, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो पहले इसका नाम ही था इंदिरा आवास योजना। फिर समय आता दोस्तों 2014 में सरकार बदलती है, पूरे भारत में देश को नया प्रधानमंत्री मिलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलता है जो कि बीजेपी का था। नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, 1 अप्रैल 2016 को इसके नाम में परिवर्तन कर दिया। क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया था इंदिरा आवास योजना, और इंदिरा गांधी कांग्रेस के नेता थे। क्योंकि अब सरकार बन गई है बीजेपी की, तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब भी सरकार में परिवर्तन होता है तो योजना के नाम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है।
और ऐसा ही हुआ, इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया क्या, प्रधानमंत्री, मतलब पीएम लिख रहा हूं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना कर दिया गया। परिवर्तन ही नहीं किया, अपितु इस योजना को, प्रधानमंत्री आवास योजना को दो भागों में विभाजित भी किया गया। क्या क्या दो भागों में विभाजित किया, तो एक का नाम है पीएम आवास योजना, आवास योजना शहरी, शहरी जिसको अर्बन बोलते हैं, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों पीएम आवास योजना, योजना ग्रामीण, ग्रामीण, ठीक, पीएम आवास योजना ग्रामीण। देखिए आपका सिलेबस में पीएम आवास योजना शहरी नहीं है, तो शहरी वाला चीज को पढ़ना ही नहीं है। ये आपके सीएमओ के एग्जाम में पूछा जाता है, सीएमओ के एग्जाम में हमको सिर्फ पढ़ना है पीएम आवास योजना ग्रामीण, क्योंकि हम ग्रामीण विकास से संबंधित योजना पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण को पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि तो याद होना चाहिए ना। पृष्ठभूमि यहां से शुरुआत होता है 1985 से, ठीक, पृष्ठभूमि, ठीक, तो ये याद होना चाहिए, बैकग्राउंड, ठीक। अब आते हैं हम प्रतिवेदन पर। चलिए प्रतिवेदन क्या कहते हैं, आते हैं हम सीधा प्रतिवेदन पे, पहले चर्चा कर लिए हम। देखिए क्या कहता है जी प्रतिवेदन, बहुत ही सरल शब्दों में कहता है, पहले मैं पढ़ूंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे प्यारे बच्चों ना। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रस्तावना क्या कहता है, आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है जी, सही बात है। आवास मनुष्य की एक मूलभूत या मौलिक आवश्यकता होती है। यहां तक के संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवास पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक। विश्व स्तर पे आवास को सतत विकास लक्ष्य, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, एसडीजी का गोल कब तक रखा गया है, तो 2030 तक का टारगेट रखा गया है। हमको एसडीजी को कब तक अचीव करना है, तो 2030 तक, मतलब सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य है। इसमें 17 गोल हैं, कुल कितने गोल हैं, तो 17 गोल हैं, 17 लक्ष्य हैं। इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है, 2030 तक प्राप्त करना है। उनमें से दोस्तों एक, इस आवास को महत्ता दी गई है, तो आवास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत भी महत्ता दी गई है, याद रखना है, जिसको 2030 तक अचीव करना है। लेकिन कब तक पक्के मकान बन जाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे इस प्रतिवेदन के माध्यम से। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों में SECC सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस का डाटा 2011, मतलब इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011 के। अब उसमें कुछ डेटा होगा, जनगणना के डेटा, जनगणना में क्या होते हैं, डेटा होते हैं, डाटा होते हैं। तो 2011 के अनुसार आवासहीन परिवारों एवं वर्ष 2018 के आवास प्लस सूची के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2028-29 तक, मतलब लक्ष्य क्या है, 2028-29 तक सभी पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत केंद्रांश और राज्यांश अनुपात 60:40% है, ठीक।
तो चलिए समझते हैं इसका कंसेप्ट को। ठीक है, मतलब इसको ध्यान से हम समझते हैं। देखिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए मतलब मेरे दोस्तों जो पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना है ना, पीएम आवास योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? आपको आंसर लेना है 1 अप्रैल, मतलब 1/4/2016 से ये जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अप्रैल 2016 से जारी है। अब इसके तहत दोस्तों पात्र परिवार कौन होंगे, मतलब इसके तहत जो लाभार्थी कौन होंगे, हितग्राही कौन होंगे, उसके बारे में कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट किया गया है, शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के दो चीजों को याद रखना है। एक सेक, अब सेक को मैं इसमें लिख देता हूं सामाजिक आर्थिक, लिख देता हूं सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, जनगणना इसी को सेक कहा जाता है। 2011 सेक, सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस 2011 के पात्र परिवार को और दूसरा, अब इसको समझिए ना, 2011 में ना जनगणना हुआ था सामाजिक आर्थिक और जाति के आधार पर। इसका जाति क्या है, इसका सामाजिक स्थिति क्या है, इस समाज मतलब इसके पास शिक्षा का स्थिति क्या है, उस सूची में जिसका नाम है उसी को दोस्तों पात्र माना जाएगा, लाभार्थी माना जाएगा। 2011 के इस सूची में जिसका नाम है कौन सा, तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। मान लो कोई परिवार छूट गया है और इस सूची में उसका नाम नहीं है, तो एवं एक और डेटा दिया गया है, इसमें यदि नाम नहीं है तो एक और डेटा दिया गया है, उसका नाम है 2018 के आवास प्लस सूची। 2018 के आवास प्लस सूची, आवास प्लस सूची में नाम होना चाहिए। आवास प्लस सूची में क्या होना चाहिए, में नाम होना चाहिए, में नाम हो। यदि किसी का नाम यहां से छूट गया है, वंचित हो गया है इस लिस्ट से, या तो इसमें होना चाहिए या तो इसमें होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में उसका नाम हो। 2018 में एक अलग से सूची बनाया गया था, आवास प्लस सूची। जिस व्यक्ति का नाम इसमें नहीं है, जिस परिवार का नाम इसमें नहीं है, उसके लिए 2018 में आवास प्लस सूची बनाया गया था, उसमें नाम होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे परिवार को क्या, ऐसे मतलब ऐसे परिवार होगा, परिवार निकाल के इसको समझना, थोड़ा सूची को समझना, मतलब ऐसे परिवार जिसका नाम दोस्तों सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में उसका नाम है, उस लिस्ट में इसका नाम है, या तो 2018 के आवास प्लस सूची में उसका नाम है। ऐसे परिवार को, और इस परिवार के पास क्या होना चाहिए, यह परिवार क्या होना चाहिए, तो पहली बात आवासहीन होना चाहिए, आवासहीन होना चाहिए, आवासहीन हो। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए इसे, या तो आवासहीन हो या कच्चे मकान वाले परिवार हो, इसके पास कच्चे मकान हो, इसके पास क्या होना चाहिए, कच्चे मकान हो, कच्चे मकान हो, इसके पास कच्चे मकान हो इस परिवार के पास। ठीक ना, तो ऐसे परिवार को जिसके पास पहला प्राथमिकता दिया जाएगा, आवासहीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, फर्स्ट प्राथमिकता क्रम में ये आवंटित किया जाता है, लाभार्थी का चयन किया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट लाभार्थी कौन होंगे, जिसके पास आवासीय नहीं है, ऐसे ग्रामीण परिवार। उसके बाद सेकेंड नंबर पाएंगे जिसके पास कच्चे मकान है, ऐसे परिवार को लिखिए 2028-29 तक, 2028-29 तक पक्का मकान उपलब्ध कराना है, पक्का मकान उपलब्ध कराना है, उपलब्ध कराना है।
पक्का मकान क्या कराना है जी, उपलब्ध कराना है। ठीक, अब पक्का मकान उपलब्ध कराना है तो इस पक्का मकान में क्या क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पक्का मकान में दो चीजें का होना अनिवार्य है। एक रसोई का होना अनिवार्य है, रसोई होना चाहिए, और दूसरा दोस्तों इस मकान में शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ शौचालय। तो दो चीजों का होना कंपलसरी है, एक रसोई और दूसरा शौचालय का होना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक, अब इसमें पैसे दिए जाते हैं, पूर्णतः यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, मतलब योजना किसके, कौन सा प्रायोजित योजना थी, केंद्र प्रायोजित योजना है। लेकिन दोस्तों इस योजना में ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% राशि केंद्र का अनुदान है, मतलब 60% पैसा केंद्र सरकार देता है और 40% अनुदान आपका राज्य सरकार देता है। राज्य ये देता है केंद्र। अभी और डिस्कस करेंगे, ये इसका ब्रीफ है, प्रस्तावना है, ब्रीफ नॉलेज और प्रस्तावना। मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 रुपए दिया जाना है, तो 100 में से दोस्तों 60 रुपए कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, और 40 रुपए आपका राज्य सरकार देगा लाभार्थी को। ठीक, समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है जी, चलिए आते हैं उद्देश्य में। उद्देश्य में आते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस पे आते हैं हम। देखिए उद्देश्य क्या कहता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ना कि शहरी क्षेत्रों में, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले आवासहीन, देखिए पहला प्रायोरिटी क्या है, आवासहीन, तथा कच्चे मकानों में निवासरत परिवारों को, तो दो चीजों को उद्देश्य रखा गया है। एक पहला आवासहीन होना चाहिए और दूसरा जिसके पास कच्चे मकान हो, ऐसे परिवार के लिए ये उद्देश्य है। ठीक, तो कच्चे मकानों में निवासरत परिवारों को रसोई एवं शौचालय युक्त पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो रसोई का होना कंपलसरी है, रसोई और शौचालय युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराना आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका उद्देश्य, पर्पस। अब इसके तहत जो हितग्राही होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उसका चयन कैसे किया जाता है। हितग्राही मतलब बेनिफिशरीज, हितग्राही किसे कहा जाता है, बेनिफिशरीज को, मतलब जो लाभार्थी हैं। जैसे मेरे को मकान मिल रहा है, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाऊंगा तो मैं हितग्राही कहलाऊंगा। हितग्राही मतलब मेरे हित के लिए वो है, समझ रहे ना, हितग्राही लाभार्थी को कहा जाता है। तो ये हितग्राही को, अर्थात उस लाभार्थी का चयन कैसे किया जाता है, तो देखिए हितग्राहियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 भी डिस्कस कर चुके हैं हम। क्या देखा जाता है, तो ये सूची देखा जाता है, लिस्ट देखा जाता है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में उसका नाम है कि नहीं है। यदि इसमें नाम नहीं है तो एक और लिस्ट देखा जाता है, एक और सूची देखा जाता है, क्या, एवं वर्ष 2018 के आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों को प्राथमिकता क्रम के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट ना, प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जा रहा है। अब प्राथमिकता क्रम क्या है, तो पहला प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, जो आवासहीन है, मतलब उसके पास आवास ही नहीं है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद कच्चे मकान वाले परिवार को प्राथमिकता दी जाती है जी। ये रहा दोस्तों हितग्राहियों का चयन। तो हितग्राहियों के चयन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची और दूसरा 2018 के आवास प्लस सूची में उसका नाम हो, ऐसे परिवार का नाम हो, तभी वो हितग्राही है, उसका चयन किया जाएगा। अब प्रमुख कुछ बिंदु हैं दोस्तों, इस प्रमुख बिंदु को हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है प्रमुख बिंदु, यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। जब प्रधानमंत्री नाम में ही लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, मतलब केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना भी बोल सकते हैं,
प्रवर्तित मतलब क्या होता है, लागू, केंद्र के द्वारा लागू किया गया योजना है। प्रवर्तित का मतलब क्या होता है जी, लागू, ठीक ना। तो यह केंद्र के द्वारा लागू किया गया योजना है, या केंद्र प्रवर्तित योजना है, या केंद्र प्रायोजित योजना है, क्योंकि नाम में ही प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। ठीक, भारत सरकार 60%, राज्य सरकार 40% राशि अनुदान उपलब्ध कराती है, अनुदान उपलब्ध कराती है। ठीक है दोस्तों, ठीक, समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझा देता हूं। पहली बात तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ये आपको याद होगा। देखिए, मान लो रामू के घर में प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही इसको चुना गया, तो इसके अकाउंट में ना किस्तों में 1,20,000 आएंगे, इसके किस्त में 1,20,000 आएंगे किस्तों में, मतलब कुल पैसा मकान के लिए, आवास के लिए इसके खाते में 1,20,000 रुपए की राशि आएगा। इसमें से ना 60% अर्थात 72,000 कौन देगा, तो केंद्र सरकार देगा, केंद्र सरकार देगा। और जो 40% है, 40% अर्थात 48,000 कौन देगा, यह राज्य सरकार देगा, राज्य सरकार देगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक, ये रहा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़िए आप। देखिए, राज्य के लिए लक्ष्य एवं राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब राज्य के लिए लक्ष्य क्या होंगे और राज्य को कितना राशि भेजा जाएगा, इसका निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। मान लो पूरे देश में बजट पारित हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, मान लो पूरे देश में 1200 करोड़ का बजट पारित हुआ है। किसके लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूरे देश में। तो 1200 करोड़ में से कितना करोड़ छत्तीसगढ़ को जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो भारत सरकार करेगा, केंद्र सरकार करेगा। कितना, 1200 करोड़ में से कितना परसेंट पैसा छत्तीसगढ़ को भेजा जाएगा, इसका निर्धारण केंद्र सरकार, भारत सरकार करता है। और राज्यों में कितना मकानों का निर्माण किया जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ में कितने मकानों का निर्माण होगा इस योजना के तहत, इसका भी निर्धारण भारत सरकार करता है, न कि राज्य सरकार। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में आवास योजना का निर्धारण, कितने आवास बनाए जाएंगे, कितने राशि आवंटित किए जाएंगे, इसका निर्धारण करता है केंद्र सरकार, भारत सरकार, दोनों संयुक्त रूप से। तो आंसर होगा भारत सरकार करता है। ठीक, तीसरा पढ़िए, राज्य स्तर पर संचालित नोडल खाते से राशि किस्तों में एफटीओ के माध्यम से, एफटीओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑर्डर, एक प्रकार के ये भुगतान राशि का आदेश है। क्या है प्रकार का दोस्तों, ये भुगतान आदेश है कि चलिए उस हितग्राही को भुगतान कर दीजिए। यह आदेश बैंकों को दिया जाता है। एफटीओ एक प्रकार का आदेश होता है जी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑर्डर एक प्रकार की ये आदेश है जो बैंकों को दिया जाता है कि बैंक क्या करता है। ये आदेश जब बैंक को प्राप्त होता है तो बैंक हितग्राही के खाते में पैसा किस्तों में क्या कर दिया जाता है, ट्रांजैक्शन कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आ गया होगा। तो राज्य स्तर पर संचालित नोडल खाते, अब राज्य स्तर पर संचालित नोडल खाते होते हैं, ठीक, जिसमें पैसा आता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अनुदान होता है इस खाते में। इसी खाते से हितग्राही के अकाउंट में भेजा जाता है एफटीओ के माध्यम से बैंक के द्वारा। कैसे भेजा जाता है, तो राशि किस्तों में भेजा जाता है। किस्तों में एफटीओ के माध्यम से आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर, ना कि पहले खंती हुआ, फिर दीवार का निर्माण हुआ, ठीक, फिर सीलिंग हुआ, छत बना, तो कार्य के प्रगति के आधार पर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं
एफटीओ के माध्यम से। तो एफटीओ को नहीं भूलना है, एफटीओ का फुल फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑर्डर, एक प्रकार के ये आदेश है जी। एफटीओ फाइनेंशियल से संबंधित आदेश है जो बैंकों को दिया जाता है, और बैंक इस आदेश के थ्रू हितग्राही के खाते में पैसा भेजते हैं किस्तों में। ठीक, समझ में आ गया होगा, आ रहे हैं ना समझ में। चलिए, तो प्रगति के आधार पर हितग्राही के खाते में हस्तांतरित की जाती है, समझ में आ गया होगा। आते हैं चौथा पे, आवासों के निर्माण हेतु यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। तो यूएनडीपी संस्था द्वारा राज्य में सर्वेक्षण पश्चात सस्ते एवं आपदा रोधी आवासों का डिजाइन तैयार किया गया है। मतलब यूएनडीपी के जो कर्मचारी होते हैं वो प्रत्येक राज्य में जाकर डिजाइन करते हैं, वहां की मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर, भूकंप रोधी भूकंप को ध्यान में रखकर, आपदा को, प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखकर एक आवास डिजाइन किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक, तो प्रत्येक राज्य में करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी किया है। तो इस संस्था के द्वारा राज्य में सर्वेक्षण पश्चात सस्ते एवं आपदा रोधी आवासों का डिजाइन तैयार किया गया है ना। यदि हितग्राही लाभार्थी चाहे तो यूएनडीपी द्वारा प्रस्तावित डिजाइन, मतलब जो डिजाइन यूएनडीपी ने तैयार किया है, भूकंप रोधी, आपदा रोधी या प्राकृतिक डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए जो डिजाइन यूएनडीपी ने किया है, उस डिजाइन को के अनुसार स्थानीय स्तर के अनुसार आवास का निर्माण करा सकता है। जैसे आप लाभार्थी हैं, आप हितग्राही हैं और आपके अकाउंट में पैसा आया है और आप घर का निर्माण करना चाहते हैं, मकान का क्या करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो आप चाहें तो आपके मन में आएगा तो कैसा मकान बनाऊं, 2 कमरों वाला, 3 कमरों वाला, चाहे माचिस का डब्बा जैसे घर बनाऊं या मस्त टाइल्स मार्बल से घर बनाऊं। तो आपके पास 2 विकल्प है। एक, या तो आप इस यूएनडीपी द्वारा जो डिजाइन तैयार किया गया है उस डिजाइन के अनुसार ही अपना मकान बना सकते हैं, या अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा अनुसार दूसरा मकान बना सकते हैं, अपने स्वेच्छा से भी बना सकते हैं। आपके पास यह विकल्प है। अगर आपके पास कोई डिजाइन ही नहीं है तो यूएनडीपी द्वारा तैयार डिजाइन के अनुसार ही अपना मकान बना सकते हैं। यदि आपके पास डिजाइन है तो अपने स्वेच्छा से आप स्वतंत्र हैं, जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, यदि हितग्राही चाहे तो यूएनडीपी द्वारा प्रस्तावित डिजाइन के अनुसार या स्थानीय स्तर के अनुसार आवास का निर्माण करा सकता है, या तो अपने मन से, मतलब विकल्प दिया गया है आपके पास। अगर आपके पास कोई डिजाइन नहीं है तो भाई यूएनडीपी संस्था द्वारा एक डिजाइन तैयार किया गया है, उस डिजाइन के अनुसार भी अपना मकान बना सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। चलिए आते हैं 5वां पे। 5वां क्या कहता है, देखिए, आवासों के निर्माण हेतु डिजाइन की बाध्यता नहीं है। यदि आप आवास का निर्माण करना चाहते हैं इस योजना के तहत तो डिजाइन की बाध्यता नहीं कि भाई आपको ऐसी आवास बनाना चाहिए। ऐसी नहीं कहेगा सरकार कि यूएनडीपी ने जो डिजाइन तैयार किया है उसी के अनुसार आपको घर बनाना है, मकान बनाना है, ऐसी बाध्यता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, जैसा चाहे वैसा मकान बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, बाध्यता नहीं है। पूछा जा सकता है सरकार की बाध्यता है क्या, तो नहीं है। ठीक, आवासों के निर्माण हेतु डिजाइन की बाध्यता नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ठीक, लाभार्थी को उचित एवं, देखिए, लाभार्थी को उचित एवं उपयोगी आवास डिजाइन चयन की पात्रता है। लाभार्थी स्वतंत्र है, अपने तरीके से उचित एवं उपयोगी तरीके से मकान बना सकता है, स्वतंत्र है, डिजाइन की बाध्यता नहीं है। लेकिन शर्त क्या है, आवास का कुल क्षेत्रफल, आवास का निर्माण किया जाएगा ना तो कितने क्षेत्रफल में किया जाएगा आवास, तो कुल क्षेत्रफल न्यूनतम
25 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है। 25 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है, न्यूनतम। मैक्सिमम का प्रावधान नहीं करता है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि आप घर बनाना चाहते हैं, ठीक ना, तो न्यूनतम दोस्तों 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। मिनिमम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। 25 वर्ग मीटर होना चाहिए मिनिमम। अधिकतम का प्रावधान नहीं, अधिकतम अपने स्वेच्छा से जितना चाहे बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। 25 से कम नहीं चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 25 से ज्यादा हो सकता है। तो सरकार ने, देखिए, डिजाइन की बाध्यता नहीं, लेकिन सरकार ने एक बाध्यता दिया है कि भाई आप जो भी मकान बनाए, जैसे भी बनाना चाहें बना लें, लेकिन मिनिमम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक, चलिए, समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए छठवां क्या कहता है, मार्गदर्शिका अनुसार, मतलब भारत सरकार की मार्गदर्शिका होती है, मार्गदर्शक है ना, तो मार्गदर्शिका अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम 60%, देखिए 60% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी के लिए, मतलब भारत सरकार के मार्गदर्शन की दर्शिका के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर ने, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम, मिनिमम बात हो रही है, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम 60% एससी एवं एसटी के लिए मकान होना चाहिए। एसटी एससी परिवार के आवास निर्माण का प्रावधान है। इसके अलावा वर्ष में कुल राशि का 15% अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक के लिए कितना प्रावधान है, तो 15% अल्पसंख्यकों के लिए तथा 5% दिव्यांगों के लिए उपयोग किया जाना प्रावधानित है, उपयोग किया जाना प्रावधानित है। ठीक ठीक, भारत सरकार द्वारा राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करती है। मतलब समझते हैं, देखिए मान लो भारत राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रही, राष्ट्रीय स्तर पे 100 मकान क्या आवंटित हुआ है, 100 मकान आवंटित हुआ है। तो 100 में से दोस्तों 60% कितना आ जाएगा, 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 न्यूनतम 60 एससी और एसटी परिवार के लिए होंगे, एससी और एसटी परिवार के लिए होंगे। और जितना राशि आवंटित किया गया है उनमें से दोस्तों 15% क्या होंगे, आपके अल्पसंख्यक के लिए होगा, और 5% दिव्यांग के लिए होगा, दिव्यांग वर्ग के लिए होगा। मतलब कुल कितना परसेंट आरक्षण हो गया इसमें, 80% का आरक्षण हो गया। 80% नहीं हो गया जी, तो जोड़ेंगे तो 80% होगा ना। तो 80% आरक्षित है एससी एसटी, अल्पसंख्यक और दिव्यांग के लिए। शेष जो बचेंगे, शेष कितना बच रहा है, तो 20% ये आम हितग्राही के लिए, आम नागरिक के लिए, आम नागरिक के हितग्राही, आम नागरिक के पात्र परिवार के लिए 20% है। ठीक ना, ठीक, इसमें ओबीसी, जनरल ये सब शामिल होंगे। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान है जी, क्योंकि दोस्तों एससी एसटी वर्ग को हमारे समाज के वीकर सेक्शन माने गए हैं, इसको विकास के मुख्य धारा तक लाना जरूरी है, इसलिए इनके लिए आवास का प्रावधान किया गया है जी। ठीक, चलिए, ये डेटा आपसे ना हमेशा पूछा जाएगा, सब चीज भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना। 60% एससी एसटी के लिए, 15% अल्पसंख्यक के लिए, 5% दिव्यांग के लिए उपयोग किया जाना प्रावधानित है ना, कुल राशि का ना। और ये 60% दिया है ना, वो आवास निर्माण का प्रावधान है। जितना आवास है उसमें से 60% आवास किसका होना चाहिए, तो एससी एसटी परिवार का होना चाहिए, एससी एसटी परिवार का होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए 7वां पे आते हैं।
7वां क्या कहता है, आवास महिला अथवा संयुक्त रूप से पति और पत्नी के विधवा, अविवाहित, अविवाहित, अलग रह रहे व्यक्ति के मामलों को छोड़कर नाम से आवंटित किया जाता है। मतलब देखिए, समझते हैं प्राथमिकता क्या है, किसके नाम से आवंटित किया जाएगा, तो फर्स्ट प्राथमिकता महिला को दिया गया है। समझते हैं इसको, फर्स्ट प्राथमिकता किसको दिया गया है, तो महिला को फर्स्ट प्राथमिकता किसको दिया गया, फर्स्ट, तो महिला के नाम पर राशि आवंटित किया जाएगा। मतलब उस मकान का मालिकाना हक किसके ऊपर है, महिला का। यदि दोस्तों दूसरा पति पत्नी संयुक्त रूप से रहते हैं, पति प्लस पत्नी संयुक्त रूप से रहते हैं, तो दोनों के नाम पे संयुक्त राशि आवंटित किया जाएगा और उस मकान पे दोनों का मालिकाना हक होगा। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना पति पत्नी के लिए आवंटित हुआ है तो उस मकान पर पति पत्नी का मालिकाना हक होगा। यदि कोई महिला, दोस्तों कोई महिला क्या है, विधवा है, विधवा, तो विधवा का मालिकाना हक होगा, इसके पति का तो नहीं है, तो विधवा है, तो इसके नाम से राशि आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए मालिकाना क्या होगा, मालिकाना हक होगा इसका। दूसरा अविवाहित के लिए भी, अविवाहित के लिए इसके नाम से, इस अविवाहित के नाम पर ही क्या किया जाएगा, राशि आवंटित किया जाएगा और इसका मालिकाना हक होगा उस मकान पे। ठीक, यही वहां पर कहा गया है। ठीक है ना, देखिए वही तो कहा गया है यहां पर। आवास महिला या अथवा संयुक्त रूप से पति पत्नी के विधवा, अविवाहित, देखिए किस कौन कौन पात्र हैं, तो स्वयं महिला इनके पात्र होते हैं, या पति पत्नी संयुक्त रूप से, विधवा भी इनके पात्र होते हैं, याद रखना विधवा भी इसके तहत पात्र होते हैं, अविवाहित भी इसके तहत पात्र होते हैं। अलग रहे व्यक्ति के मामले को छोड़कर नाम से आवंटित किया जाता है। ठीक, आवास के निर्माण के साथ साथ, 8वां देखिए, आवास के निर्माण के साथ साथ शौचालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाया जाना अनिवार्य है। तो आवास निर्माण के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आवास निर्माण के साथ साथ शौचालय बनाया जाएगा। और जो शौचालय बनाया जाएगा कौन से मिशन के तहत बनाया जाएगा, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अथवा मनरेगा के योजना के अंतर्गत बनाया जाना अनिवार्य है। शौचालय निर्माण हेतु पृथक से राशि 12,000 का प्रावधान है। पृथक से राशि 12,000 का प्रावधान है, इसको ऐसे समझिए आप। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मान लो 1,20,000 दिया गया, 1,20,000 दिया गया। अब उस मकान में शौचालय का होना अनिवार्य है। इस मकान में शौचालय, अब ये शौचालय बनाया जाएगा ना, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाया जाएगा। ये शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बनाया जाएगा या मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा और इसके लिए अलग से राशि 12,000 का प्रावधान है जी। इस शौचालय के लिए अलग से राशि 12,000 का प्रावधान है, वो 12,000 इसमें शामिल नहीं होगा। 1,20,000 अलग से केवल मकान के लिए है और उस मकान में शौचालय होना चाहिए, तो शौचालय के लिए 12,000 अलग से राशि दिया जाएगा जी। ठीक, चलिए आते हैं 9वां पे। देखिए 9वां क्या कहता है, आवास निर्माण हेतु 4 चरणों में महात्मा गांधी नरेगा मतलब एमजी नरेगा के तहत सामान्य जिलों में 90 दिनों का रोजगार मिल सकता है तथा आईएपी मतलब इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ऐसे जिला जो पिछड़े हुए हैं उसे आईएपी जिला कहा जाता है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिले। तो आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिलों में 95 मानव दिवस मतलब श्रम इकाई होती है, मानव दिवस का रोजगार अभिसरण के तहत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। अभिसरण मतलब संयुक्त रूप से कि इस योजना में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाना है तो उसी मकान बनाने के लिए श्रमिक की आवश्यकता होती है, तो
तो श्रमिक को दोस्तों मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिल सकता है, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। सामान्य जिलों में दोस्तों 90 दिनों का, सामान्य जिलों में 90 दिनों का रोजगार और आईएपी जिलों में 95 मानव दिवस का रोजगार मिल सकता है, मिलेगा। मतलब दोहरा लाभ, आपके लिए मकान भी आ रहा है और उस मकान बनाने के लिए श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, तो आप स्वयं श्रमिक भी बन जाते हैं और मनरेगा योजना के तहत आप दोस्तों 90 दिनों तक अपने ही मकान में काम कर सकते हैं और मजदूरी की दर से आपको मनरेगा के तहत क्या दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा। ठीक, पढ़ चुके हैं इसको हम मनरेगा में। चलिए आगे 10वां, इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में सामान्य जिलों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों आईएपी जिलों के लिए प्रति आवास की इकाई लागत राशि कितना है, तो 1,20,000 रुपए निर्धारित है। मतलब आवास निर्माण के लिए कितना राशि दिया जाता है, तो 1,20,000 की राशि दिया जाता है जी, 1,20,000 रुपए की राशि दिया जाता है आवास निर्माण के लिए। याद रखना है, चाहे वो आईएपी जिले में आता हो, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में आता हो या सामान्य जिले में आता हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 का प्रावधान है, याद होना चाहिए। ठीक। 11, इस योजना के अंतर्गत बजट अनुदान का केंद्रीय स्तर पर 5% निधियां आरक्षित रखी जाएगी। 5% जो राशि होती है दोस्तों वो आरक्षित रखी जाती है। 5% राशि को आरक्षित रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ताकि कोई भूकंप ना हो, उसके मतलब आपदा के बचाव के लिए दोस्तों, आपदा की सुरक्षा के लिए 5% राशि आरक्षित रखी जाती है। हितग्राही की राशि नहीं ना। मान लो भारत सरकार ने 100 रुपए का बजट पारित किया कि 100 रुपए मैं किसमें भेजूंगा, तो ये 100 रुपए दोस्तों मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में भेजूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट पारित किया 100 रुपए का, तो 100 में से 5%, 100 का 5% अर्थात 5 रुपए आरक्षित रहेगा। 5 रुपए केंद्र सरकार के पास आरक्षित रहेगा, 95 रुपए वो खर्च करेगा। ठीक, तो यही कहा गया है योजना के अंतर्गत बजट अनुदान का केंद्रीय स्तर पे ना, राज्य स्तर पे नहीं, केंद्रीय स्तर पर 5% निधियां आरक्षित रखी जाती है। इसमें से प्राकृतिक आपदा, हिंसा और विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु विशेष परियोजना स्वीकृत किए जाते हैं। तो जो 5% आरक्षित किए गए हैं उससे अलग से प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा से संबंधित, हिंसा और विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के निपटारा के लिए परियोजना चलाए जाते हैं। ठीक। 12, योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग भारत सरकार द्वारा आवास सॉफ्ट पोर्टल पर, आवास सॉफ्ट पोर्टल पर आवास ऐप एवं आवास प्लस ऐप द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, आवास ऐप एवं आवास सॉफ्ट पोर्टल एवं आवास ऐप, आवास सॉफ्ट पोर्टल पर जाएंगे उसमें आवास ऐप मिलेगा एवं आवास प्लस ऐप द्वारा किया जाता है। ठीक, ये रहा दोस्तों आज की यहाँ तक की कहानी। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा 12 तक का। कल से हम पढ़ेंगे क्या, प्रदेश के समस्त वंचित पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित श्रेणियों में शामिल किया जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे कल से। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।